નમસ્કાર, સીએન લાઈવ ગુજરાતી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહની ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા શહેરના પોલો ક્લબ ખાતે ડોક્ટર્સ સેલ દ્વારા ડોક્ટર્સ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। વડોદરાના પોલો ક્લબ રાજમહેલ રોડ ખાતે વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ડોક્ટરોને ચૂંટણી અંગે ભાજપની તરફેણમાં મતદાનથી થનારા ફાયદા અંગે પાઠ ભણાવ્યું હતું। ડોક્ટર્સ સેલનું આ મહાસંમેલન ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલની પ્રેરણાથી અને પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ ભટ્ટના માર્ગદર્શન સાથે શહેર પ્રમુખ વિજય શાહની અધ્યક્ષતામાં सांसद रंजनबेन भट्टनी उपस्थितिमां योजायो हतो। वडोदरा डॉक्टर्स सेलना महासंमेलन माटे डॉक्टर सेलना मध्य झोन इंचार्ज मितेश शाह तथा डॉक्टर सेल सह कन्वीनर रोहन पंड्या सहित कारोबारी सभ्यों द्वारा शहरना तमाम डॉक्टरोने निमंत्रण पाठववामां आव्युं हतुं। डॉक्टर सेलना महासंमेलनमां शहरना मोटा भागना डॉक्टरो उपस्थित रह्या हता। वडोदरा डॉक्टर्स सेलना महासंमेलन पहला केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोकुल पार्टी प्लॉट नीलांबर सर्कल गोत्री रोड खाते सांजना 7 वागे वेस्ट झोन समस्त वैष्णव वणिक परिवार द्वारा वधु मतदान जागृति सम्मेलनનું भारतीय जनता पार्टीની તરફેણમાં કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્રના સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ જેમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મતદારોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલના મહાસંમેલનમાં જવા માટે તેઓ રવાના થયા હતા। और डायस पर उपस्थित सभी सम्माननीय डिग्निटरीज, आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पे आप सबको बहुत अभिवादन करके शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम में हमें जो सम्मान दिया गया है केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ उपस्थित रह के, उसलिए इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। संध्या में आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का संस्कारी नगरी बड़ौदा की ओर से और समस्त वैष्णव समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में हिंदू धर्म और संस्कृति का सुवर्ण युग चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यक्तित्वों का समूह इस भारत देश को फिर कब मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में हमारी सरकार, अपनी सरकार, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार, राष्ट्रीय हित की चिंता करने वाली सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता करने वाली सरकार, इसको अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो शायद परिस्थितियां क्या होगी ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 तारीख हमारे देश, हमारा गुजरात, हमारा बड़ौदा इसके लिए उपयुक्त जगह है कि जहां अपने विशेष मत का अधिकार उपयोग करके हम भारतीय सनातन धर्म की इस धरोहर को संभालने का प्रयत्न करें। आज जिस प्रकार की सरकार इस राष्ट्र में काम कर रही है और समूचे विश्व के अंदर भारत का सिर जिस प्रकार से ऊंचा हुआ है, मुझे लगता है ये सरकार वास्तव में हमारे राष्ट्र की चिंता वाली सरकार है। उनकी चिंता तभी दूर होगी जब हमारा संपूर्ण सहयोग वोट के द्वारा हम इस सरकार को देने के लिए कटिबद्ध होंगे। मैं समूचे विश्व के 15 करोड़ वैष्णवों को आज आह्वान करना चाहता हूं कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय चेतना की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमें इस सरकार को वोट देना है और देके इस सरकार को जिताना है। मेरा विषय कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा, देश पर राज करेगा, ये हमारा नारा
ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति आज हमारे रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है, बहुत कुछ पता लगा है और बहुत कुछ अंदर कार्य किया है। ऐसे राजनाथ सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम रोज न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता कहां कहां जाकर और वोट के लिए और अपनी हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करें, अपने वोट का उपयोग करें और इस संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाने के लिए हम इस सरकार को वोट दें। यही प्रभु चरणों में अभ्यर्थना रखता हूं कि हमारी इस सरकार को बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्र में पुनः स्थापित करके और हमारी सनातन धर्म की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। यही प्रभु चरणों में अभ्यर्थना करते हुए मैं अपने अल्प वक्तव्य से विराम लेता हूं। खूब खूब आभार। परम बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में है। और मैं यह भी जानता हूं, नजदीक से हम दोनों लोगों ने काम किया है। 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। और मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 2-3 महीने पहले ही एक अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि हम लोगों का जो लाट है, जो हम लोगों का समूह है 3-4 लोगों का, उसमें प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने लायक। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए अथवा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं की जाती। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आर्थिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर ही हम देखें, करिश्मा हुआ है मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा हुआ है। जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में 10वें और 11वें स्थान पर खड़ा था, उसको 6-7 वर्षों में इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी ने लाकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा कर दिया। क्या चाहिए? करिश्मा नहीं है तो क्या है? यह मेरा मूल्यांकन नहीं है, मेरा असेसमेंट नहीं है। विश्व की मानी जानी आर्थिक मामलों की जानकार जो हस्तियां हैं, एजेंसीज हैं, फोरम्स हैं, यह उनका फैसला है। हमने नहीं कहा कि भारत को लाकर दुनिया के टॉप 5 कंट्री, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, उसमें लाकर भारत को खड़ा कर दिए। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, मुझे लगता है, हो सकता है त्रुटि है, अनुमान के आधार पर ही आधारित है, भारत जिस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही चलता रहा मेरे बहनों भाइयों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत 2030 आते आते दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाए, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाए। और अमृतकाल समाप्त होते होते ही 2000, लेकिन उस समय ध्यान नहीं रखा कि कौन नाराज हो, क्या हुआ, देश के हित में क्या है, बड़े उद्देश्य के लिए। अरे जिस तरीके से इधर उधर का पैसा आतंकवादियों की फंडिंग की जाती थी, अगल बगल के देशों में रखा जाता था, गजब संकट पैदा हुआ। इस काम को किया। अब जीएसटी का फैसला भी पहले लोगों को लगता था कि एकदम बिल्कुल गड़बड़, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। अब आप लोगों से खुली बात कर रहा हूं, इसलिए मैं करता। यदि हमसे केवल आपसे वोट लेने की हमारी मंशा होती तो शायद मैं इनकी चर्चा न करता। मैं खुली बात कर रहा हूं। और कलेजे की बात होती है। अब उरी और पुलवामा में जब आतंकवादियों ने आकर हमारे सुरक्षा के जवानों पर कातलाना हमला कर दिया और बड़ी संख्या में मारे गए, तो मैं उस घटना का साक्षी रहा हूं। मैं गृह मंत्री था भारत का, बैठे प्रधानमंत्री जी के साथ 2-3 लोग, आपको आश्चर्य होगा,
10 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। और उसके बाद हमारी सेना ने भारत की धरती से नहीं है बल्कि भारत की धरती के उस पार पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। चलें तो बहनों भाइयों, अक्लेमंद इशारा काफी है, मुझे कुछ ज्यादा कहने की नहीं है। यहां तो मतदाता जागृति अभियान चल रहा है, तो मुझे जो कुछ कहना था मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बस यही कहूंगा कि जो 27 साल से करते चले आ रहे हैं वही करिए। और वैसे राजनीतिक विश्लेषक और चुनावी विश्लेषक मानने लगे हैं इस बार की जो सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, तो कोई राजनीतिक पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है। एक ऐसी भी राजनीतिक पार्टी है, आपने देखा होगा, एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कहा है कि आप उनका नाम है, उनके नेता ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में आपकी सरकार बनेगी। अब आप जानते हैं कैसे बनेगी। तो मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं। जो आपके उम्मीदवार हैं सुलझे हुए हैं, अनुभवी हैं, पार्षद के रूप में भी जनता की सेवा करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे योगेश भाई श्री अवनीबेन स्टाम्प वाला नाम क्यों पड़ गया अवनी? अच्छा, ये हमारी कारपोरेटर हैं। और श्री संगीताबेन चौकसी, ये भी कारपोरेटर हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, थोड़ी ही देर आप सबके बीच रहना है क्योंकि इसके बाद 2 और कार्यक्रम हैं। और हर कार्यक्रम स्थल, एक कार्यक्रम स्थल से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट ही आप सब लोगों के बीच में अपना विचार व्यक्त करूंगा। अब सीमा बेन ने कहा कि यहां पर मतदान जागृत अभियान ये चल रहा है, तो आप सब जागरूक लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा जागृत करने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतों का क्या महत्व होता है, मतदान क्यों करना चाहिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मुझसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि आपका एक वोट इस देश की दशा भी बदल सकता है और इस देश की दिशा भी बदल सकता है। यह है अहमियत। सीमा बेन ने कहा, मतदान जागृति अभियान की बात तो हमारे अध्यक्ष जी विजय शाह जी ने कही। और सीमा बेन ने कहा कि अब हमारे रक्षा मंत्री जी आए हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो इतना ही अनुरोध करूंगा, पिछले 27 वर्षों से जिस मार्ग पर चलते रहे हैं आप, जिस मार्ग का आप दर्शन करते रहे हैं, इस बार भी उसी मार्ग का दर्शन कीजिए। मार्ग से हटिएगा मत, क्योंकि आपने देखा जिस मार्ग पर आप चले हैं, और आपने यहां भी सरकार बनाई है, केंद्र में भी आपने सरकार बनाई है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का, अपने पैरों पर खड़ा होगा। अभी रक्षा सामग्रियों की बात कर रहे थे, बंदूकें, राइफल, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, फैसला कर लिया हम लोगों ने। भाई एक सीमा है और उस सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे। अब अधिकांश चीजें भारत की धरती पर बनेंगी, भारतवासियों के हाथों से बनेंगी और सारी दुनिया के लिए बनेंगी।
हम भेजेंगे दूसरों को कि अब ये खरीदो हमारा माल। कब तक हम दूसरे लोगों से लेते रहेंगे? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ, पूरे विश्व के लिए बनाओ। और मैंने तो 410 आइटम, 410 आइटम ऐसे पक्के कर दिए हैं। कुछ आइटम 2023 के बाद, कुछ 2024, 2025 के बाद हम किसी भी सूरत में दुनिया के किसी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में बनाएंगे। हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डायनेमिक लिमिटेड, ये सब जानते होंगे आप, HAL, इनको भी कह दिया 2500 से 3000 ऐसे आइटम्स RLUs कि अब सब बनेंगे यही, बाहर से नहीं आएंगे। भारत की ताकत इसी से बढ़ेगी ना। अब लोग आकर कहते हैं हमारा हथियार ले लीजिए, तब हम लोग जाकर कहते हैं हमारा 2 साल में तैयार जार, हमारा हथियार ले लीजिए, हमारा माल लीजिए, हम आपका कब तक लेते रहे। तो मेरे बहनों भाइयों, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री की एक खासियत और है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप असहमत हो ताली मत बजाइएगा, सहमत हो तो ताली बजाइएगा। कलेजा मजबूत है, प्रधानमंत्री का कलेजा मजबूत है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर फैसले करते हैं, यानी इससे हमारा राजनीतिक लाभ होगा या हानि होगी, इस आधार पर फैसले करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लग गया कि देश के हित में है तो फैसला कर देंगे, चाहे उससे राजनीतिक लाभ हो या हानि हो। मैं जानता हूं आप लोगों को भी कुछ पीड़ा हुई होगी, कुछ कदम ऐसे रहे, कुछ से हुई होगी। मुझे याद है जिसमें डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ था, तो अच्छी तरह मुझे मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं। स्वाभाविक है, हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है यह देखकर। डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते दुनिया के कई देशों में प्राय हर महीने 1.5 महीने पर मुझे विदेश यात्रा भी करनी होती है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर से जहां भेंट होती है, वहीं पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिलता है। मैं बहनों भाइयों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो सत्य से परे हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं मैं बहुत संभल कर सार्वजनिक सभाओं में भी बोलता हूं। जब दुनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा करते हैं, बहनों भाइयों, जिस आनंद की अनुभूति होती है, कोई भी राष्ट्रभक्त होगा उसे आनंद की अनुभूति होगी। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता, किन लोगों ने क्या कहा है, कैसे प्रशंसा की है। अब कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट में जिस तरीके से इस महामारी को हैंडल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है, आप कहेंगे कि आप उस राजनीतिक पार्टी के हैं, आप मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के, इसलिए आप सराहना कर रहे हैं। ये मैं ही सराहना नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यदि किसी देश की और किसी प्रधानमंत्री की इस पैंडेमिक को, इस महामारी को हैंडल करने में सराहना की है, तो केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री और आपके चहेते नरेंद्र भाई मोदी की है। आप कल्पना करिए, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वेंटिलेटर्स नहीं थे, दवाएं नहीं थी, वैक्सीन नहीं था। 3-4 महीने के अंदर चित्र बदलने लगा और हालात ऐसे पैदा हो गए 6 महीने के अंदर ही कि हम वैक्सीन भारत की धरती पर बनाने लगे, भारतीयों के हाथ से बनने लगे। भारतवासियों की आवश्यकताओं को हमने पूरा किया और जरूरत पड़ी तो दुनिया के 100 देशों को भी हमने वैक्सीन मुहैया कराने का काम किया था। यह है भारत, यह है भारत। भारत की हैसियत को हमको समझना पड़ेगा। सारी दुनिया यह मानती है। मैं इस बार आसियान देशों का सम्मेलन था जिसमें कि 8 प्रमुख देश उसमें शामिल थे। मैं कंबोडिया गया था, इन सारे देशों के लोग आए थे। बाद में तो उस एक्सटेंडेड स्वरूप, संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं दावा नहीं कर रहा हूं,
इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाए, अमेरिका और चीन पीछे छूट जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। दिस पॉसिबिलिटी कांट रूल्ड आउट। 2047 तक की बात मैं बात कर रहा हूं। लेकिन देश जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहे, यह तभी संभव है। कानून और व्यवस्था के मामले में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यदि किसी भी राज्य का अथवा देश का विकास होना है तो विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त दुरुस्त होना, ठीक होना। यहां है इसलिए कि एक बार दंगा हो गया तो उसके बाद किसी ने दंगा करने की हिम्मत नहीं की। यही होना चाहिए ना। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाज को बांट कर हम लोग को राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी हिंदुत्व की विचारधारा तो ऐसी विचारधारा है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हमने परिवार का सदस्य नहीं माना है। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से सारी दुनिया को गया है। अद्भुत है भारत, कल्पना नहीं कर सकते कैसे यहां के ऋषि महर्षि संत महात्मा रहे हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। धन्य है भारत। कहां मिलेगा इतने बड़े मन के लोग होते हैं। और जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक होता है। एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। हमारे स्वामी जी बैठे हैं। अब हमारे स्वामी जी के चेहरे पर मैं देख रहा था जो ग्लो है, जो चमक है। मैं समझ गया हमारे स्वामी जी बड़े मन के हैं। छोटे मन वालों के चेहरे पर ग्लो नहीं हो सकती, चमक नहीं हो सकती। तो मैंने भाई अब ज्यादा मैं बोलूंगा तो गड़बड़ होगा आगे। अब एक बड़ा काम हुआ है। डिफेंस एक्सपो में आया था मैं, यहां पर मैं 4 दिन रहा हूं और हमारा एक रक्षा विश्वविद्यालय था, उसका दीक्षांत समारोह था, कन्वोकेशन, उसको संबोधित भी किया था उसी दौरान। और इतना ही कहूंगा कि भारत हमारा कमजोर भारत नहीं रहा। भारत हमारा दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। इंडो चाइना, भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ था, यानी गुत्थम गुत्था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं यकीनन कि हमारे सेना के जवानों ने जिस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, यदि पूरी दास्तान सुना दी जाए तो आपका सीना चौड़ा हो जाए। गौरव की अनुभूति होती है। अब पड़ोसियों को भी बात समझ में आ गई है, बस पहले वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। ये हो गया है। एक और मूल्यांकन आप करिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी चल ही रहा है पिछले 9 महीने से। हमारे लोग जब फंस गए तो भारत में लोग शोर मचाने लगे कि हमारे बच्चे वहां पर MBBS कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। और मोदी जी लाइए उनको, भारत चाहे जैसे भी लाना आप लाइए। दुनिया का कोई देश अपने बच्चों को वहां से नहीं निकाल पाए, लेकिन मोदी जी लाइए। बारे मोदी जी, काम आसान नहीं था। तो मोदी जी ने टेलीफोन घुमाया और कहा, हेलो बाइडेन जी, हेलो मिस्टर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट से, हेलो मिस्टर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। तीनों प्रेसिडेंट से बात किया, तीनों इस बात पर राजी हो गए कि नहीं, कुछ घंटे के लिए युद्ध रोक दिया जाएगा और भारत के जवानों को भारत वापस होने दिया जाएगा। यह है भारत, यह है भारत। तो इसका नेतृत्व करने वाले शख्स के हाथों को मजबूत नहीं बनाया जाना चाहिए।
और वडोदरा का जहां तक सवाल है, बहुत काम हुआ है, मैं उन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता, विजय भाई करेंगे, बहुत काम हुआ है। अब यही यूरोपियन कंपनी एयरबस और टाटा के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो फैसला किया है, यहां पर प्लेन बनेगी, हवाई जहाज बनेगी। वैसे हमारे विजय भाई पहले से ही उड़ने वाली चीज बनाते रहे हैं, अब भी बनाते हैं, लेकिन इनकी उड़ने वाली चीज हल्की है, अब भारी चीज आ रही है, हवाई जहाज यही बनेगी मेक इन इंडिया के अंतर्गत। 18 देशों के लोग थे। एक प्रस्ताव मैंने वहां आसियान के सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन तो किया ही लोगों ने, लेकिन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हर वक्ता ने भारत की तारीफ की है और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। यह सब तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी कहीं कोई बात गलत हो, आप टेलीविजन पर चला दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। मीडिया में से छाप दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर डालकर राजनीति की है। तो यह भारत का कद बढ़ा है सारी दुनिया की नजरों में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के संबंध में और एक बहुत पुरानी पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता जब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, रावण कहते हैं, नीच कहते हैं, क्या मेरे बहनों भाइयों आप इसे बर्दाश्त करोगे? जिस देश के प्रधानमंत्री की सराहना सारा विश्व कर रहा है, और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। इस सच्चाई को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं में संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को संस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र की सेहत दुरुस्त रह सकती है। इतनी राजनीतिक पार्टी पुरानी होकर भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करिए, हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की आलोचना करिए, हम स्वागत करेंगे। आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे तमाशा बना दिया है लोकतंत्र।